हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमकुम शर्मा A1 एजुकेट लेंस में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे और लाइफ प्रोसेसेस में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था और कल की जो क्लास थी वहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक को भी ऑलमोस्ट उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसे देखा था। आज की जो क्लास है वो किसके ऊपर बेस्ड होगी? आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कल न्यूट्रिशन जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 प्रोसेसेस में इवॉल्व होता है। कौन कौन से थे? सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन, मतलब फूड को इनटेक करेंगे। दूसरा होता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन करेंगे फूड को, या बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांस है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे? सिंपलेस्ट फूड सबस्टांस में। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे ब्लड आएगा और जो सिंपलेस्ट फूड सबस्टांस बना है उसे वो एब्जॉर्ब करेगा। और इसके बाद फिर होता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन में वो जो ब्लड है वो जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया उसे कहाँ लेकर चला जाएगा? सेल्स तक, ताकि सेल उसको क्या कर सके? यूज कर सके अपने जो भी उनकी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने में। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसे बोलते हैं इजेशन। इस तरीके से 5 प्रोसेसेस थे जिसके थ्रू क्या हो रहा था? जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता है। सिंपल वर्ड में कहे तो ये आपने कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है। मैं तो इसको अब दोबारा से एकदम से नहीं कर रही, बस आपको एक नॉलेज दे रही हूँ प्रीवियस क्लास की। आज की जो क्लास है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी हम खाना खाते हैं, आप जो भी डाइट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, जो भी लेते हो, वो कैसे आपकी बॉडी में जाएगा, कैसे वो ब्रेक होगा, अपने सिंपलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट होगा, और किस तरीके से एक एक सेल उसको यूज करके अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सिंपल सा। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन सा है? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? और दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। देखो एलिमेंट्री कैनाल का एक नॉर्मल आइडिया आपको होगा कि हम फूड जो लेते हैं वो आपके कहाँ से? माउथ से, बक्कल कैविटी से होते हुए ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस से स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टीन, फिर लार्ज इंटेस्टीन। इसे ही बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये बिल्कुल सेंटर वाला जो कैनाल है इसे कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल, और ये बिल्कुल कैसा होता है? हॉलो होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं ना वो हॉलो होते हैं, लेकिन जो एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, देखो ये एलिमेंट्री कैनाल का कोई मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये इनसे अलग है, लेकिन इनके बिना कभी भी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे जो भी ग्लैंड्स होते हैं ना वही कुछ ना कुछ एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जो हेल्प किस में करेगा? आपके डाइजेशन में। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक हॉलो पाथ होता है, बिल्कुल खोखला सा होता है, जैसे बक्कल कैविटी हो गई, फिर आपका ईसोफेगस, सब खोखला है, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड पार्ट होता है। जो आपका लीवर है, गॉल ब्लैडर है, हम देखेंगे क्या क्या होता है, वो सॉलिड पार्ट होता है। बस इतना समझो। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है। सबसे पहले आप खुद जानते हो, सबसे पहले क्या आता है? माउथ। माउथ बोले तो ये ऊपर का जो आप देखते हो ना, ये वाला माउथ होता है, ठीक है। माउथ के बाद फिर क्या आता है? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है। ये जो जहाँ पे फूड को हम कुछ टाइम तक रखते हैं, चबाते हैं, उसे बोलते हैं बक्कल कैविटी, या आप इसको ओरल कैविटी भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बक्कल कैविटी से जो फूड होता है वो कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी से वो फेरिंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो फेरिंग्स हो गया, फेरिंग से वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा, फेगस। ईसोफेगस से वो कहाँ जाएगा? आपके स्टमक में चला जाएगा, स्टमक।
स्टमक से वो कहाँ जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टीन में। और स्मॉल इंटेस्टीन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मुझे लगता है इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये 1 मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले क्या कहाँ फूड आएगा? माउथ से होते हुए कहाँ चला जाएगा? बक्कल कैविटी में। और इसी बक्कल कैविटी को हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी भी कहते हैं। बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा आपका? फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स से वो कहाँ जाएगा आपका? ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में चला जाएगा। ये जो एक वो फूड पाइप होती है ना, उसी को ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस से वो कहाँ चला जाएगा? आपके स्टमक में जाएगा। स्टमक से वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टीन में जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टीन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले आता है आपका ड्यूडेनम, फिर आता है आपका जेजेनम, और फिर आता है आपका इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम होता है, जेजेनम होता है और इलियम होता है। और इलियम जहां पे कंप्लीट होता है वहां पे आता है आपका सीकम। इसको अच्छे से लिख देती हूँ। सीकम, फिर कोलॉन, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल, और फिर एनस। और एनस से होते हुए क्या होता है? जो फूड होता है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहाँ चला जाता है? बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टीन। और ये जो आपका होता है वो लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टीन होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम माउथ टू एनस होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, एनस तक होता है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड की। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर ये ना हो ना तो डाइजेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स कुछ सिक्रीट करते हैं जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है आपके बक्कल कैविटी में ही क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? लीवर, हमें पता है, लीवर के बारे में हमें पढ़ना है। और गॉल ब्लैडर, ये लीवर के पास से ही निकलता है। और थर्ड आपको जो पढ़ना है वो है पेनक्रियाज। देखिए, आपके लेवल पे ये बहुत डिस्क्राइब करके तो नहीं दिया है, लेकिन मैं इसे अलग से इसको जरूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं और कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और लिख लेना, जो आपका बक्कल कैविटी होती है, मतलब जो आप खाना मुंह में डालते हो, चबाते हो, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका क्या? तित होता है ना, दांत। फिर क्या होता है? टंग। और थर्ड होता है पैलेट। पैलेट। ठीक है, अब देखो इन तीनों के बारे में समझना क्या होता है। तित आपको पता है, टंग भी आपको पता है, लेकिन पैलेट के बारे में समझना। जब आप टंग को ना रोल करते हो ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल फ्रंट से बैक की तरफ जब जाते हो तो आपको जो रूफ दिखाई देती है, जो छत होता है ना आपके माउथ का, वही होता है पैलेट। ये क्या करता है? आपके जो नेजल चैम्बर होता है उसको सेपरेट करता है। ठीक है, ओरल चैम्बर को नेजल चैम्बर से सेपरेट करने का काम करता है। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। अब आप अपने जीभ को ना
आगे से पीछे की तरफ लेके जाओ तो स्टार्टिंग में कुछ दूर तक क्या होता है, बिल्कुल हार्डनेस होती है, रफ रफ सा एक आपको फील होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप पीछे की तरफ लेके जाते हो सॉफ्ट सा हो जाता है, वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो ये जो आप खुद ही फील करो ना, आगे का जो होता है वो हार्ड पैलेट होता है, पीछे की तरफ सॉफ्ट होता है। तो एंटीरियर साइड में क्या होता है, एंटीरियर साइड में हार्ड पैलेट होता है और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपने ले लिया होगा। अब हम इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। इसको मैं अभी मिटा देती हूँ क्योंकि हमें इसको पढ़ना है। अब देखो, जो बक्कल कैविटी होती है इसमें टिथ है, टंग है, इसे हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करूंगी और इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। सबसे पहले क्या आता है आपका, बक्कल कैविटी। माउथ भी आता है लेकिन उसके बाद क्या आता है, बक्कल कैविटी। ये जो बक्कल कैविटी होती है इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, टिथ आता है, टंग आता है और पैलेट आता है। हमने इसके बारे में बात की है और हमें टिथ और टंग के बारे में अलग से बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, जब बक्कल कैविटी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है आपका, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स आता है, ये फेरिंग्स क्या होता है समझना, ये एक कॉमन पैसेज होता है जहां से एयर और फूड दोनों ही क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये क्या होता है, कॉमन पैसेज, पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ठीक है। ये कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए, एयर के लिए होता है और फूड के लिए होता है। फेरिंग्स के बाद क्या आता है आपका, ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस। अब देखो ईसोफेगस में क्या होता है, मैं इसको ना स्ट्रक्चर से बताती हूँ आपको। ये ओ है, ठीक है, अच्छे से समझना। ये आपका होता है ईसोफेगस, ये जो फूड पाइप आप जिसको बोलते हैं, यहाँ से ही फूड क्या होता है भाई। आपने क्या किया, पहले बक्कल कैविटी में जो आपकी बक्कल कैविटी होती है, सॉरी यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, सॉरी एक मिनट। देखो हम बात करते हैं, जो खाना होता है सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपके माउथ में जाएगा। और हम कहते हैं ना, बचपन से आपको सिखाया जाता है कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। तो क्या होता है, वो उसे हम क्या करेंगे, पहले क्रश करेंगे, फिर हमारी जो लार है, जो सलाइवा है, उसको उसमें मिलाते हैं ताकि वो एक बोलस बन जाए और आसानी से ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में चली जाए, ठीक है। ये जो आपकी बक्कल कैविटी है, यहीं पर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स भी है। पता है कि लार कहाँ होता है, मुंह में ही आता है ना भाई। मान लो कोई फेवरेट चीज बनी तो क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है, मतलब क्या होता है, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमारी जो माउथ होती है, बक्कल कैविटी होती है, वहीं पे सलाइवा भी होता है। तो अब हम कुछ बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर। सलाइवरी ग्लैंड, देखो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, ये इसका जो पीएच होता है, देखो पीएच हमेशा याद रखना क्योंकि पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होता है इसका पीएच कितना होता है, 6.4 होता है, ठीक है। मतलब ये कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 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 अगर किसी का पीएच 1 है, 2 है, तो वो हाईली एसिडिक होता है, लेकिन ये हाईली एसिडिक नहीं होता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। यहाँ पर जो फूड होता है, क्योंकि ये जो जब इसमें सलाइवे जो लार है, जब उसको मिलाया जाएगा तो फूड भी कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, किसके कंपोजिशन की, सलाइवा के, तो क्या होता है, 99.5% तो वाटर होता है, ठीक है। कितना, 99.5% तो वाटर होता है, मतलब मेन पार्ट तो वाटर ने ही पूरा का पूरा कवर कर लिया। बाकी का 0.5% जो होता है ना, इसमें अदर सबस्टांस होते हैं, अदर सबस्टांस होते हैं। कौन कौन से सबस्टांस होंगे, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया या क्लोराइड आयंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा थियोसाइनेट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है,
तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 0.5% में होती है। तो 99.5% तो पूरा का पूरा पानी है, लेकिन 0.5% में उसमें अदर सबस्टांस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका जो सलाइवा होता है, ठीक है, आपकी जो सलाइवा होती है इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम। और ये कैसे होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, साइडल होते हैं, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो लाइसोजाइम होते हैं ना, ये आपके टीयर्स में, आंसू में भी पाए जाते हैं, ठीक है, हम जब वहां पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे। तो कंपोजिशन में 99.5%, मतलब मेन पोर्शन तो क्या है, वाटर है, उसके अलावा 0.5% में आपका ये सारे आते हैं। यहाँ पे अल्फा एमाइलेज भी पाया जाता है, एमाइलेज, जिसे आप, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आपको पता होगा, टाइलिन। और टाइलिन में हमेशा क्या होता है, पी साइलेंट होता है, तो टाइलिन, ठीक है। तो अल्फा एमाइलेज या टाइलिन जिसको बोलते हैं, देखो टाइलिन को ही अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पे आपके लेवल पे आपको टाइलिन बड़ा पता होता है ना, ठीक है, तो वो यही टाइलिन होता है। और ये जो टाइलिन एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टार्च को, या ऐसे लिख लो, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू, किसमें तोड़ देगा, माल्टोज में, ठीक है। क्या करता है, ये टाइलिन एंजाइम ही जो होता है वो स्टार्च को, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को, किसमें तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है ना, वो क्या बनता है, इसको तो अभी हटा देते हैं क्योंकि अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। क्या बोला मैंने, कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। सीटेट, यूपीटेट, यूपीटीजीटी सब में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो कहाँ से रहा है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके बक्कल कैविटी से। तो क्या लिख सकते हो, कार्बो, नोट डाल के लिख देती हूँ, नोट डाल के लिखो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स इन, कहां से स्टार्ट हो रहा है, बक्कल कैविटी। समझ में आया, कहां से स्टार्ट हो रहा है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी से आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ बस इतना याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टार्ट कहाँ होता है, बक्कल कैविटी में। देखो स्टार्ट बक्कल कैविटी में होता है, यहाँ सिर्फ 30% ही डाइजेशन होता है, बाकी का 70% जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहां होगा। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना कि वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से होता है या फिर मेजर पोर्शन कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। तो क्वेश्चन के वर्डिंग के ऊपर आपके ऑप्शन डिपेंड करते हैं। तो स्टार्ट हमेशा बक्कल कैविटी से होता है, ये पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन को आप याद रखिएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया आपका, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ईसोफेगस की। देखो स्टमक, बक्कल कैविटी को हमने देख लिया कि बक्कल कैविटी जो होती है उसमें क्या होता है, खाने को पहले तो पीसा जाता है आपके जो टीथ होते हैं उसके थ्रू, फिर उसमें सलाइवा को मिक्स किया जाता है। सलाइवा में क्या होता है, 99.5% तो क्या होता है, वाटर होता है, बाकी का 0.5% जो होता है वो अदर सबस्टांस होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें जो हमने अल्फा एमाइलेज लिखा था ना कि सलाइवा में पाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो टाइलिन। और हमने अदर सबस्टांस में एक बात लिखी थी, 0.5% जो अदर सबस्टांस थे, सबस्टांस, यहां पे हमने लिखा था
पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड आयन होता है। तो ये जो क्लोराइड आयन है ना, वो स्टाइलिन को एक्टिवेट करता है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, ईसोफेगस की। ठीक है, बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया और उसमें जो भी था लार को मिला दिया गया, सलाइवेशन जो सलाइवा थी उसको उसमें मिक्स किया गया ताकि वो एक बोलस बन सके और उसको फेरिंग्स के थ्रू कहाँ भेज दिया गया। देखो फेरिंग्स ये होती है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बक्कल कैविटी खत्म होती है और ईसोफेगस स्टार्ट होता है उस जगह पे फेरिंग्स होती है। और ये एक कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, ईसोफेगस की। हमें पता है कि ईसोफेगस कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल पाइप की तरह। ठीक है, यहां पर जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं गलेट। ठीक है, और यहां पर फिर स्टमक आएगा और आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्टमक। यहां पर जहां पर ईसोफेगस और स्टमक आपस में मिलते हैं ना, उस जगह पे भी एक ओपनिंग होती है, क्योंकि भाई खाना इधर से इधर ही तो जा रहा है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है ना, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल ओपनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो। भाई स्टमक के लिए गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल ओपनिंग कह देते हैं। और ये जो होती है वो गलेट होती है। फूड हमेशा यहां से होते हुए कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाता है। अब एक चीज समझना, ये जो फूड होता है ना, क्योंकि जो आपका ईसोफेगस होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल लंबा पाइप की तरह होता है और ये मसल्स का बना हुआ होता है। देखो आपने पढ़ा है कि जो मसल्स होते हैं उनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। देखो मेरी बातों को ना ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं दूंगी आपको। मैंने क्या बोला कि जो आपका ईसोफेगस होता है वो एकदम फूड पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बना किसका होता है, मसल्स का बना होता है। और मसल्स की ना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है मसल्स की, कि मसल्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब कि इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे। तो फूड जो होता है जब वो आपके बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में आता है, तो जब आया तो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी फूड नीचे चला जाएगा, फिर वो रिलैक्स हो जाएगी। फिर नीचे जहाँ पे फूड है फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर फूड और नीचे जाएगा, फिर रिलैक्स करेगी। फिर जहाँ फूड है फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके थ्रू जो फूड होता है वो कहाँ जाएगा, नीचे स्टमक की तरफ आता है। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होता है, थिन मस्क्यूलर लॉन्ग पाइप। ठीक है, कैसा है, लॉन्ग पाइप है। दूसरा यहां पे क्या देखने को मिलता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और आपको पता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है। थर्ड होता है कि ये कहाँ से है, ये एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, फेरिंग से। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि बक्कल कैविटी जहाँ खत्म होती है और जहाँ ईसोफेगस शुरू होता है, इस जगह पे ही क्या होता है, फेरिंग्स होता है। तो ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ फेरिंग्स टू कहां पे जाके कंप्लीट हो रहा है, स्टमक। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ईसोफेगस में किसी का भी डाइजेशन नहीं होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी आपके ईसोफेगस में डाइजेस्ट नहीं होता है। क्या होता है समझ लो कि ईसोफेगस एक तरीके का ना सिर्फ और सिर्फ ना
पाथ है, रोड है, जिसके थ्रू क्या कर रहा है, फूड जो है वो बक्कल कैविटी से स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इस पॉइंट को मैं नहीं लिख रही हूँ, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक जो होता है, अब जो खाना है वो कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। स्टमक क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गन होता है, लार्ज ऑर्गन, ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्गन हो जाएगा यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का, ऐसे नहीं बोल रहा है, बस एलिमेंट्री कैनाल के लेवल पे कह रहा है। यहाँ पे बहुत टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं और एसिड्स पाए जाते हैं। तो क्या बोलोगे, इट सिक्रीट्स एसिड्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। एसिड में आपको ध्यान रखना है HCl, जिसे आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे क्या याद रखना है, पेप्सिनोजेन, और दूसरा होता है प्रोरेनिन, ठीक है। क्या हो गया, पेप्सिनोजेन हो गया और प्रोरेनिन हो गया। तो देखो क्या होता है एक्चुअली में, जो आपका ये स्टमक होता है इसके अंदर एक एसिड भरा होता है, जो क्या होता है, HCl होता है। ये जो HCl होता है ना, ये हाईली एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये HCl जो है वो इतना ज्यादा एसिडिक होता है ना, कि मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हाईली एसिडिक। कि जब खाना, क्योंकि आपकी जो सलाइवा थी वो भी एसिडिक थी, लेकिन स्लाइटली एसिडिक थी। यहाँ पे क्या है, देखो वहां 6.54 लिखा है, 6.5 लिखा है, एक ही बात है, स्लाइटली एसिडिक थी। खाना जो है वो स्लाइटली एसिडिक था, फिर वो आपके ईसोफेगस में गया, लेकिन जब वो स्टमक में गया ना, क्योंकि वहां पे HCl है, और ये HCl क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो ये जो खाना होगा, जो फूड होगा, उसको भी बहुत ज्यादा एसिडिक बना देगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पेप्सिनोजेन और एक होता है प्रोरेनिन। देखो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन डाइजेशन। कैसे याद रखोगे, पी से पेप्सिनोजेन, पी से प्रोटीन, ठीक है। तो जो पेप्सिनोजेन होते हैं वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोरेनिन जो होता है ना, ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में, लेकिन ये मिल्क प्रोटीन जो केसीन होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो मेनली क्या होता है, ये दोनों हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब बहुत अच्छे से समझना, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। स्टमक जो होता है, यहाँ पर एसिड है HCl और कुछ एंजाइम्स है जैसे पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है, ठीक है। ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। क्यों, क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। भाई हमें पता है कि जो हमारे सेल्स हैं, भाई अगर स्टमक है तो स्टमक भी तो सेल से मिलकर ही बना होगा ना, भाई सेल आपस में मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, तो स्टमक भी तो एक ऑर्गन है, वो किसी न टिश्यू से मिलकर, और टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से। और सेल जो होता है इसमें भी तो प्रोटीन होता है। तो अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहे तो क्या कर सकते हैं, अगर इनको फूड नहीं मिला, भाई ये एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, फूड नहीं मिला तो भी तो ये डाइजेशन करेंगे ना प्रोटीन का, और हो सकता है कि उस समय ये स्टमक की वॉल को ही डाइजेस्ट करने लगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ये नॉर्मली किस फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, कभी भी एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेंगे। जैसे ही आपका डाइजेशन स्टार्ट होगा, आप खाना खाओगे, तो उस टाइम पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं, एक्चुअली ये जो HCl होता है ना, ये HCl ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, HCl आकर क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्टमक है वहां पे जो एसिड है HCl, देखो ये एक और काम करता है, जो भी आपका फूड होता है ना, उसमें अगर कोई भी पैथोजन है, किसी भी तरीके की फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, तो उसको भी ये क्या करता है, ट्रैप करके डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन इसके अलावा इसका मेन काम क्या होता है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करना, ताकि जो भी प्रोटीन है उसका डाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रोटीन डाइजेशन स्टार्टेड इन स्टमक, ठीक है।
प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, स्टार्ट हो जाता है स्टमक में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कभी भी स्टमक में नहीं होता है, उसका डाइजेशन 30% आपका बक्कल कैविटी में होगा और 70% कहाँ हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। एक चीज और आप याद रख लेना कि ओनली 1%, मैं यहां लिख देती हूँ नोट डाल के, ओनली 1% फैट डाइजेस्टेड इन स्टमक। ठीक है, नॉर्मली सिर्फ 1%, बाकी का 99% कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्या क्या होता है समझो। एक्चुअली में हमें पता है कि स्टमक जो है वो हाईली एसिडिक है, मतलब जो खाना आया है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है क्योंकि HCl है। इस वजह से जो फैट को डाइजेस्ट, क्योंकि फैट को जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो लाइपेज होता है, और लाइपेज जो होता है वो हाईली एसिडिक नेचर में एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1%, बहुत ही कम 1% का डाइजेशन जो है वो स्टमक में होता है, लेकिन 99% का डाइजेशन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, तो ये आपका था, आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया आपका। चलो, स्टमक की हम बात कर लिए, अब हम किसकी बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बता दो यार। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ठीक है, तीनों को साथ में लिख के करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहली बात, बोलते तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा, ये कैसा होता है, नैरो, थोड़ा सा पतला होता है, नैरो, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा क्या होता है, जेजुनम, और तीसरा होता है आपका इलियम। ठीक है, जो ड्यूडेनम होता है ना, ये क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में लिख देती हूँ, इलियम को थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ ताकि मैं स्ट्रक्चर को भी आपके सामने दिखा पाऊँ। जेजुनम, और थर्ड क्या होता है आपका, इलियम। देखो, जो ड्यूडेनम होता है ना, मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, तो पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, ड्यूडेनम में होगा। यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन किसका होता है, B12 का होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन विटामिन B12। ठीक है, तो B12 जो होगा उसका, और किसका होता है, बाइल सॉल्ट होता है, याद रखिएगा, बाइल सॉल्ट, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम में होता है। जो आपका ड्यूडेनम होता है वो कैसा होता है, शी शेप्ड होता है। कैसा होता है, शी शेप्ड होता है। अब आप कहोगे कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी समझाया नहीं। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, सॉरी स्टमक हो गया। स्टमक के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और फिर ये आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। थोड़ा अच्छा बना देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कितना गंदा बनाई है मैम।
ये हो गया आपका। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं क्या, ड्यूडेनम। ठीक है, कैसा दिख रहा है, शी शेप्ड का दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, क्वाइल्ड बिल्कुल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट लेयर को बोलते हैं, देखो ये पूरा का पूरा क्वाइल्ड है, ऐसे पूरा। ठीक है, जो पहली लेयर होती है इसकी, पहली वाली, उसको बोल देते हैं जेजेनम। और उसके बाद की जो लेयर होती है इसको बोल देते हैं इलियम। ठीक है, और जो इलियम होता है ना वो इस जगह पर कहाँ जाकर ओपन होता है, ये इलियम जो है वो आपका सीकम में जाकर ओपन होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं, दिख रहा होगा ये वाला, इसको बोलते हैं सीकम। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टीन में जाकर ओपन हुआ है, किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टीन का। ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो इसको बोलते हैं कोलॉन। और यहाँ पर क्या होता है आपका, रेक्टम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टम हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा है, शी शेप्ड का है। जो जेजेनम होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, बस इतना याद रखिए। और जो इलियम होता है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो शो कर रहा है, लेकिन किसका किसका, सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का। और ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टीन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है ये, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। ठीक है, और जहां पर ये ओपन होता है, ये जहां पर क्या होता है, सीकम के पास ओपन होता है, इस जगह पे एक वैल्व होता है जिसको बोलते हैं इलियो सीकल। अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा सा मैं, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं इधर लिख देती हूँ, नहीं तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये आपको पता है, ये है सीकम, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये जो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चले जाएंगे, इस लार्ज इंटेस्टाइन में। और सबसे पहले वो इलियम के थ्रू कहाँ जाएगा, सीकम में। सीकम से कोलॉन से होते हुए वो रेक्टम में चला जाएगा। देखो यहाँ सीकम है, फिर ये कोलॉन है पूरा, और यहाँ पे रेक्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर इलियम जो है वो सीकम में जाकर ओपन होता है, वहां पर एक वैल्व होती है ताकि बैक फ्लो ना हो सके। और भी वैल्व है, हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्व होती है उसको इलियो, इलियम से इलियो, और सीकम से सीकल, सीकल वैल्व। ठीक है, ये पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें याद रखिए, एक होता है विलई और एक होता है माइक्रो विलई। माइक्रो विलई क्या होता है, जो विलई होता है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। देखो भाई, मान लो ये ऐसे कुछ इस तरीके से वॉल है, ठीक है, तो इसमें ही आपको कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल जाएगा। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है, ताकि जो एब्जॉर्ब करने की सरफेस एरिया है ना वो इंक्रीज हो सके, हमें ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विलई कहते हैं। इसी तरीके से माइक्रो विलई, सुबह उठकर ब्रश करते हो तो जिसपे पेस्ट लगाते हो ना, उसी तरीके के आपको क्या होते हैं, स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो होता है माइक्रोविलई। तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, दोनों का काम एक ही है, विलई का भी काम यही है और माइक्रोविलई का भी, कि इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात किसकी करते हैं, लार्ज इंटेस्टीन की। जो लार्ज इंटेस्टीन है
वो इलियम के थ्रू ओपन हो रहा है, ये बात हमको पता है। इसको मैं मिटा देती हूँ। हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप लोग, 1 मिनट, कि इसकी जो लेंथ होती है ना वो 6.1 मीटर होती है, या अगर ऐसे देखा जाए तो 20 फीट होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लेना। लिख लिया? चलो अब हम बात किसकी करेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा होता है? वाइडर होता है और अप्रॉक्स 1.5 मीटर ही होता है। तो आप खुद देख सकते हो कि वो 6.1 मीटर था और 20 फीट, और ये कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1.5। ये वाइडर है, चौड़ा है, और वो क्या था? नैरो था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इसके भी 3 पार्ट हो जाएंगे। एक होता है सीकम, ठीक है, दूसरा होता है कोलॉन, और थर्ड होता है रेक्टम। जो आपका सीकम होता है वहां पे क्या होता है? ये ब्लाइंड शेक स्मॉल होता है। क्या होता है? ब्लाइंड शेक होता है, स्मॉल होता है, और ये कहाँ होता है? एट जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एट जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। भाई ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल, इसके जंक्शन पे ही क्या है? सीकम होता है। ये कैसा होता है? लेस डेवलप्ड इन ह्यूमंस। लेस डेवलप्ड इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस में ये लेस डेवलप्ड होता है। कोलॉन जो होता है ना, ये मेन पोर्शन कोलॉन ही होता है। इसका क्या काम क्या होता है? ये जो भी फूड होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना। तो ये क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, वो उससे वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? ये जो भी वेस्ट मटेरियल, भाई देखो सिंपल सी बात है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपके कोलॉन में गया, कोलॉन में उसमें से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया ताकि उसका यूज किया जा सके, और अब जो उसके काम की चीज नहीं है उसको कहाँ भेज देगा? रेक्टम में भेज देगा। रेक्टम में वो कुछ टाइम तक रहेगा, फिर वो एनल कैनाल में जाएगा, और एनल कैनाल से एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या करता है? स्टोर। अगर हम इसको लिखें तो क्या कर सकते हैं? स्टोर फीसेस टेम्पररली। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर ये यहां से कहां चला जाएगा? एनल कैनाल में, और फिर वहां से एनस में चला जाएगा। ठीक है, और एनस में एक्चुअली में 2 तरीके के स्फिंक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक जो अपर में होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, तो वहां से जो फूड होता है वो आ जाएगा कहाँ? लोअर की तरफ, और दूसरा लोअर वॉलेंट्री होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो खाना होता है, भाई कहते हैं ना कि आपको अगर जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आपको बॉडी से बाहर फेंकना है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको अर्ज आई और अभी जाना। आप कुछ टाइम तक उसको क्या कर सकते हो? अपने विल से रोक सकते हो। तो वो एक्चुअली में लोअर वॉलेंट्री वेल्व होते हैं, मतलब स्फिंक्टर होते हैं, लेकिन एक अपर भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब एक चीज और जो मैं भूल गई लिखना, लेकिन बता दिया है, उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया? चलो ठीक है। अब देखो, पहली चीज यहाँ पर ही अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये जो सीकम होता है उसी से जुड़ा हुआ होता है। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं लिखा। स्मॉल
इंटेस्टाइन फंक्शन। इसका फंक्शन होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो ये अब मैं इसको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। देखो क्या क्या होता है यहाँ पर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर जो आपका क्या है? स्टमक है। रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर मैं इसको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर, जहां पर आपका क्या है? ईसोफेगस और स्टमक। क्योंकि देखो जो फूड है वो आपका ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे जब ईसोफेगस से स्टमक में आ रहा है तो ऐसा ना हो कि जो खाना आपके स्टमक में आया है वो बैक फ्लो कर जाए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए एक स्फिंक्टर लगा होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इसी तरीके से जब वो खाना स्टमक में आएगा तो स्टमक से जब वो कहाँ आ रहा है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आ रहा हो। तो इस जगह पे जब जहाँ पे स्टमक जो है वो ड्यूडेनम से जुड़ रहा है तो यहाँ भी बैक फ्लो की चांसेस है। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के स्फिंक्टर आपको पता होने चाहिए। अब देखो मैं एक बार इसको जल्दी से बता देती हूँ। क्या होता है? जो फूड होता है सबसे पहले आपके माउथ में आता है। माउथ में उसमें सलाइवेशन होता है, वहाँ टाइलिन एंजाइम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। जो स्टमक होता है ये हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन का तो डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, हमने देखा पेप्सिनोजेन है और आपका क्या है? प्रोरेनिन है। तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसके अंदर जो HCl है वो उसको एक्टिवेट करता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। लेकिन यहाँ पे 1% ही क्या होता है? आपका फैट का डाइजेशन होता है, बाकी का 99% नहीं हो पाता। रीजन क्या था? क्योंकि ये हाईली एसिडिक है तो ये डाइजेशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब लाइपेज जो होता है ना, वो इसके प्रेजेंस में लाइपेज एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर के हैं। फिर जो फूड होता है वो आपका कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में जाएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना तो यहाँ से लीवर से कुछ एंजाइम्स आते हैं और आपके पेनक्रियास से आते हैं। जो आपका बाइल सॉल्ट है वो आता है और वो फूड को कैसा बना देता है? एल्केलाइन नेचर दे देता है। तो याद रखिएगा स्टमक तो एसिडिक नेचर है, लेकिन जब वो नीचे आएंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मैं जब एंजाइम्स पढ़ाऊंगी तो आप समझ जाओगे। तो जब वो नीचे आएंगे तो क्या करेंगे? इधर से कहीं से आ रहा होगा आपका क्या? जो आपका बाइल गॉल ब्लैडर है वहां से बाइल सॉल्ट आएगा और वो क्या करेगा? फूड को एल्केलाइन नेचर दे देगा। अब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्केलाइन नेचर मिल गया है, मतलब कि यहाँ पर वो सुटेबल कंडीशन मिल गया है, इसीलिए मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, रीजन समझ गया? क्योंकि ये एल्केलाइन हो चुका होता है। यहाँ पर ही फैट का भी डाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे 99% फैट का डाइजेशन होगा और उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर जो फूड होता है वो कहाँ आ जाएगा? आपके यहाँ जेजेनम में, जेजेनम से इलियम में और इलियम से वो कहाँ जाएगा? सीकम में, सीकम से वो कोलॉन में जाएगा। कोलॉन में क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसके बाद उसे रेक्टम में भेज दिया जाएगा। रेक्टम में वो कुछ टाइम तक रहता है, फिर वो एनल कैनाल में चला जाएगा और एनल कैनाल से वो एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये होता है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ही पहले एक बार बताऊंगी, फिर मैं कुछ एंजाइम्स जो हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में भी बात करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप चीज़ों को देखो, पढ़ो, समझते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।